हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डीएसएसबी के जो हम पीवाईक्यूज क्वेश्चंस कर रहे थे उसका ये रहेगा फोर्थ पार्ट और इन 4 भागों में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हम पहले 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जिनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है डीएसएसबी पीवाईक्यू 2022। ठीक है, तो 2022 में जो डीएसएसबी के पेपर हुए थे वो सारे प्रीवियस ईयर हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते। देखिए, टाइम के इशू की वजह से जो लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहा है उनको मैं बता दूं, टाइम के इशू की वजह से मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेकर आ पा रहा हूं। बाकी नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें मेरा टारगेट ये रहेगा कि एक वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करें, जिससे कि 2 वीडियोस में आपके पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचकोशा सेज दैट आवर बॉडी इज वॉट एवर फूड वी ईट। निम्नलिखित में से कौन सा पंचकोश कहता है कि हम जो भी भोजन खाते हैं वही हमारा शरीर है। भारतीय जो संस्कृति है उसमें पंचकोश सिद्धांत चलता है, जिसके अंदर मनोमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश आते हैं। इसके अलावा 5वां कोश और है जो हमें आगे स्लाइड है उसमें देखने के लिए मिलेगा। 1 मिनट, स्लाइड अटक गई है। प्राणमय कोश होता है जो 5वां होता है। थोड़ा सा सिस्टम भी मेरा हैंग हो रहा है, इस वजह से ही जो वीडियो है ये संडे को आना था, संडे की जगह आज आ पा रही है, मतलब जो लास्ट संडे तब आना था, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। इसको भी अब चेंज करना पड़ेगा। 2-3 सेकंड में हो जाना चाहिए। आगे हम स्लाइड पे वापस। हमें बताना है कि कौन सा पंचकोश कहता है जो भी हम भोजन खाते हैं वही हमारा शरीर है। भोजन के बारे में, यानी भोजन को ही क्या कहते हैं, अन्न कहते हैं। अन्न के बारे में कौन सा कोश बात करेगा, अन्नमय कोश ही अन्न के बारे में बात करेगा। ये सारे कोश ऐसे हैं कि इन्हें हमको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अन्नमय कोश जो है वह फिजिकल बॉडी की बात करता है, प्राणमय कोश विटल लाइफ फोर्स की बात करेगा, मनोमय कोश जो आपके विचार है इनके बारे में बात करेगा, विज्ञानमय कोश आपकी बुद्धि के बारे में बात करता है, आनंदमय कोश ब्लिस एंड हार्मोनी के बारे में बात करता है, जिसे हम कहते हैं आत्म संतुष्टि, उसके बारे में बात करेगा आनंदमय कोश। तो ये 5 कोश है, इन्हें आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ म्यूजिक एंड लिटरेचर इन डांस फॉर्म। नृत्य विधाओं में संगीत और साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सारंगी एंड फ्लूट इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन अ क्लासिकल डांस फॉर्म्स। सारंगी और बांसुरी एक संगीत वाद्य यंत्र है जो शास्त्रीय नृत्य रूपों में मदद करता है। बिल्कुल करता है। जो हमारे क्लासिकल डांस है उसमें हमने देखा है सारंगी और बांसुरी दोनों का ही एक रोल होता है। लिटरेचर कैन एनहेंस क्लासिकल डांस फॉर्म, ये भी सही है। साहित्य जो है शास्त्रीय नृत्य विधाओं को निखारता है। दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। स्कूल गार्डन्स कैन ऑल्सो टीच। स्कूल का बगीचा हमें भी सिखा सकता है, यानी और क्या सिखा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस मेकिंग, सेकंड ऑप्शन है लोकलाइजेशन, जगह बनाना और स्थानीकरण। देखिए, स्कूल का बगीचा हमें प्लेस मेकिंग भी सिखाएगा और लोकलाइजेशन यानी स्थानीकरण दोनों ही चीजें सिखाएगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। थोड़ा सा आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप 10 सेकंड स्किप करके इन वीडियोस को थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हैंग होगा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 74 है द एडोलेसेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ बीन एग्जामाइंड बाय मेनी साइकोलॉजिस्ट। Which of the following psychologist is not associated with sociological theory? समाज शास्त्र के अनुशासन में किशोरावस्था की जांच कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक समाज शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए, इसका जो राइट आंसर माना था ऑफिशियल आंसर की में वो ऑप्शन नंबर डी माना था, ग्लेन एडलर, कि ये जो ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनका संबंध समाज शास्त्रीय सिद्धांत से नहीं है।
बाकी कर्ट लेविन, एडगर एंड एलिसन डेविस, इनका संबंध जो है वो सोशियोलॉजी से माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माना था। अब बाकी इनका संबंध किस किस से था? कर्ट लेविन को फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान के जनक जो है वह कर्ट लेविन है। एडगर की हम बात करें तो इन्होंने एडोलेसेंस पर इनकी एक बुक भी लिखी है और इसके बारे में इन्होंने बात करा। देखो बात ये थी कि एडोलेसेंस की बात तो ये कर रहे हैं, एडोलेसेंस के साथ साथ जो आपका समाज शास्त्रीय सिद्धांत है इनका भी प्रयोग कर रहे हैं वहां पर, तो हमें ऐसे इनका निकालना था। ग्लेन एडलर जो थे इन्होंने लाइफ स्पेन थ्योरी दी थी, जितना मुझे मिला वो मैंने बता दिया है। मीन्स ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कर्ट लेविन फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ग्लेन एडलर जो थे उन्होंने लाइफ स्पेन थ्योरी दी, एडगर जो थे इन्होंने एडोलेसेंट पर एक बुक वगैरह भी लिखी हुई है, और एक और इनका पॉइंट था डिस्क्राइब चेंज अमेरिकन यूथ सोशोलॉजी एक्सपीरियंस ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, देख लेना आप इसको, है ना, क्या था ये। बाकी थोड़ा याद रखिएगा कि ग्लेन एडलर जो थे इन्होंने लाइफ स्पेन थ्योरी दी थी, इन्होंने समाज शास्त्रीय सिद्धांत नहीं दिया था। अच्छा एक आपके ये बच गए ना, एलिसन डेविस बच गए। एलिसन डेविस जो थे ये एक सोशल वर्कर थे और ये आपके एक साइकोथेरेपिस्ट थे, साइको थेरेपिस्ट थे, सोशल वर्कर थे और साइकोथेरेपिस्ट थे, इसलिए इनका नाम तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन ग्लेन एडलर इनको लाइफ स्पेन थ्योरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस आसन्स, कौन सा बुनियादी आसन है? शवासन, हलासन एंड शलभासन, तो ये तीनों के तीनों ही बेसिक आसन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किस आसन को किस तरह से करते हैं इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पर आपको इसकी सारी विधि लाभ हानि सब मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, इन इंडिया एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, भारत में किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में शुरू किया गया था। इसका जो राइट आंसर है, ऑफिशियल आंसर की में जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। राइट आंसर इसका 2010 होगा, ऑप्शन नंबर है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की उसमें 2005 दे रखा है, आप 2010 याद रखिएगा। एईपी प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो 2010 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, और ये फिर से हैंग हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रोथ स्प्रिट, निम्नलिखित में तेजी से संबंध, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास में तेजी से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Growth is complete at around the age of 17 to 19 in girls. Growth spurt begins at about 10 to 12 years in boys. लड़कों में विकास की गति 10 से 12 साल में शुरू हो जाती है और लड़कियों में 17 से 19 वर्ष के ऊपर बीच विकास पूरा हो जाता है। तो फर्स्ट तो सही है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में सेकंड सही नहीं माना है, क्योंकि 10 से 12 साल की उम्र में विकास शुरू होता है। इसको ना इन्होंने क्लियर नहीं करा है। इसको ऐसा करना चाहिए था कि जो एडोलेसेंस की एज है वो कब से शुरू होती है, या जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह कब से शुरू होती हैं, तो वहां पर हम फिर इसकी तरफ जा सकते थे। क्लियर नहीं करा, उन्होंने बोला है कि जो विकास की गति है वह 10 से 12 साल में शुरू होती है, इस वजह से इसको थोड़ा सा डाउट में रखकर छोड़ दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग कर्ट लेविन्स फील्ड थ्योरी ऑन एडोलेसेंट, किशोर अवस्थाओं पर कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एन एडोलेसेंट बिटवीन द टू वर्ड्स इज अ मार्जिनल मैन, दो दुनियाओं के बीच में एक किशोर का सीमांत व्यक्ति है, ये बिल्कुल सही है। जैसे हम कहते हैं एक धैर्य है, जब बच्चा बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था की तरफ जाता है तो उसके बीच का जो भाग है वह एडोलेसेंट होता है। बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ द पर्सन विथ हिज एनवायरनमेंट, किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके वातावरण के साथ उसकी अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। कर्ट लेविन की इक्वेशन याद रखिएगा आप,
बी इज इक्वल टू पी एफ ई, यानी जो आपका बिहेवियर है वह फंक्शन होता है। एफ मीन्स फंक्शन, जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है उन्हें पता होगा। बिहेवियर जो है वो फंक्शन होता है पर्सन और उसके एनवायरनमेंट का। ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन इन देयर एनवायरनमेंट। मानव व्यक्ति तथा वातावरण का फलन है, जिसे हम लेविन इक्वेशन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, lack of community participation is a common problem with program like midday meal scheme. Which of the following things can be done to promote community participation? मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी की कमी एक आम समस्या है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेक रेगुलर इंक्वायरीज फ्रॉम चिल्ड्रन अबाउट द quality of midday meals, that how nutritious the meal is and etc. बच्चों से मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, भोजन कितना पौष्टिक है आदि के बारे में नियमित पूछताछ करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, इससे हम मिड डे मील जैसी स्कीम्स को बढ़ावा दे सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि उस समाज से जुड़े हुए लोगों की उसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना। सेकंड है इंश्योर सर्विलांस ऑफ द फूड डिलीवरी अरेंजमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ फंड, भोजन वितरण व्यवस्था एवं धनराशि व्यय की निगरानी को सुनिश्चित करें। यह भी सही है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, वाइल स्टडिंग मोरल डेवलपमेंट अमंग एडोलेसेंट, कैरल गिलिगन फोकस्ड ऑन वुमेन्स मोटिव इन मोरल जजमेंट। शी फाउंड दैट men rely more on जस्टिस ओरिएंटेशन एंड केयर ओरिएंटेशन। किशोरों के बीच नैतिक विकास का अध्ययन करते समय कैरोल गिलिगन ने नैतिक निर्णय में महिलाओं के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि पुरुष पर अधिक भरोसा करते हैं। देखिए जो मेंस का बिहेवियर होता है वो जस्टिस ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, यानी न्याय उन्मुखीकरण ज़्यादा होता है। एंड जो वुमेन का मोटिव्स होता है वो केयर ओरिएंटेशन होता है, यानी देखभाल उन्मुखीकरण होता है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ओनली ए, ऑप्शन नंबर 1 कि पुरुष न्याय उन्मुखीकरण पर अधिक भरोसा करते हैं। कैरल गिलिगन का जो मॉरल जजमेंट है उसमें जो स्टेजेस दे रखी हैं वो इस प्रकार से हैं। ये आपको 2 लेवल, यहाँ पर 3 लेवल दिख जाएंगे। लेवल के अंदर किस किस तरह से स्टेजेस आ रही हैं वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इतनी टफ नहीं है। अगर आपने जैसे कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको ये थ्योरी आराम से समझ में आ जाएगी। यदि ये थ्योरी समझने में दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, फिर एक वीडियो बना देंगे अलग से, उसके माध्यम से आप इसको समझ लेना। ये आपको PDF में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज बीन इन्वॉल्व्ड टू इम्प्लीमेंट राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं शामिल रही हैं? PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन ये शामिल थी। VEC विलेज एंड अर्बन सल्म लेवल एजुकेशन कमेटी ये भी थी। मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट, तो ये तीनों ही समिति शामिल थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, इन कंसंट्रेशन कैंप्स इन नाजी जर्मनी were the prisoners who act as trustees having special privilege or well known prisoners? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मतलब मुझे आधा तो समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया, क्योंकि नाजी जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो जर्मनी में कंडीशन थी वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविरों में ऐसी कैदी थे जो ट्रस्टी के रूप में कार्य करते थे, जिनके पास विशेष अधिकार थे, तो उन्हें कहा जाता था कैपोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग राइट आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी मोबिलाइजर, सामुदायिक संघ चालक के निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो तीनों ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम कम्युनिटी मोबिलाइजर की बात करें तो एटीट्यूड यानी कि नज़रिया, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति भी आवश्यक है, स्किल भी आवश्यक है एंड नॉलेज भी आवश्यक है। तो तीनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन असेसमेंट, मूल्यांकन में माता पिता की क्या भूमिका है? फर्स्ट है ओनली एडुकेट पेरेंट्स कैन
evaluate the progress. Illiterate parents can also cooperate in the learning process. तो सेकंड सही है, फर्स्ट ओनली वाला पॉइंट गलत है। केवल शिक्षित माता पिता ही प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं, ये बात गलत है। अशिक्षित माता पिता भी सीखने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। ओनली सेकंड सही होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर SSA। भारत में SSA सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी संस्था स्थापित की गई है? BRC और CRC। जो गवर्नमेंट टीचर होंगे वो उन्हें पता होगा BRC का क्या काम है, CRC का क्या काम है। ब्लॉक संसाधन केंद्र एंड क्लस्टर संसाधन केंद्र। राइट आंसर इसका रहेगा SSA के अंतर्गत दोनों ही आए थे आपके, BRC का भी गठन किया था, CRC का भी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, अकॉर्डिंग टू whom the distribution of income is determined by the distribution of job opportunities and by the distribution of labor queue। किसके अनुसार आय का वितरण नौकरी के अवसरों के वितरण तथा श्रमिक कतार के वितरण से निर्धारित होता है। यानी जॉब कितनी है और जॉब के पीछे लगने वाले जो आपकी लेबर है वह कितनी है, इससे आय जो होती है वह फिक्स होगी। ये स्टेटमेंट बोला था थ्रो के द्वारा। अब ये स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेंगे? तो जब आप NIOS रीड करोगे, NIOS पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे, या फिर अगर आप मेरी बुक है आपके पास हिंदी मीडियम वाली या इंग्लिश वाली कोई सी भी, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किस तरह से हैं। वहाँ पर मैंने ये सारे स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर रखा है। थ्रो का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, अकॉर्डिंग टू थ्रू 1972 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेबर क्यू विद द गिवन एजुकेशन ट्रेनिंग। तो यहाँ पर ये आप पढ़ लेना। थ्रो के अनुसार आय का वितरण ब्याज अवसरों से नीचे होता है, ना कि विशेष रूप से प्रशिक्षित मजदूरों की पन की द्वारा है, जो भी है रीड कर लीजिएगा एक बार। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है, एंड नोट आना था, यहाँ पर एक नोट जैसा शब्द आना था वो नहीं आया है, देख लेना आप इसको। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड है। थ्रो ने ये स्टेटमेंट दे दिया है, अगर एग्जाम में याद आ जाए तो लगा देना है, नहीं आया तो उसको छोड़ देना है। लेकिन अगर आपके पास मेरी बुक है तो बुक से एक बार इन क्वेश्चंस को रीड जरूर कर लेना, या फिर आप NIOS का जो कंटेंट है वहाँ से भी आप इन्हें अच्छे से रीड कर सकते हैं। रीड करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मेज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के संबंध में कौन सा जोड़ा सही तरीके से सुमेलित है? रिलेशनशिप बेनिफिट्स द पीपल दैट द लीडर रिप्रेजेंट। संबंध उन लोगों को लाभ पहुंचा है जिनका प्रतिनिधित्व नेता करता है। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस द लीडर एक्सर्ट्स ऑन द पीपल एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। पारस्परिक प्रभाव, नेता लोगों पर प्रभाव डालता है और उनसे प्रभावित होता है। देखिए इसका ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि यार इसका आंसर क्या सही होना चाहिए, लेकिन अगर आपने NIOS रीड कर रखी है तो वहां पर आपको 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिलेंगे इसके लीडरशिप के, इंग्लिश में भी मिलेंगे और आपको हिंदी में भी मिलेंगे। अगर ये आपने पढ़ रखे हैं तो आप आराम से कर पाओगे। रिलेशनशिप के अंदर का अंतर क्या आता है? रिलेशनशिप इज द कनेक्शन बिटवीन द लीडर एंड द पीपल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और यहाँ पर क्या लिखा था? बेनिफिट्स ऑफ द पीपल दैट द लीडर रिप्रेजेंट, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर है म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस के अंदर क्या आ रहा है? मीन्स द इन्फ्लुएंस द लीडर एक्सर्ट्स ऑन द पीपल एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो आपका सेकंड बिल्कुल सही है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और ये जो लिखा हुआ था बेनिफिट्स द पीपल, ये आता है आपका बेनिफिट्स द पीपल कॉमन पर्पस के अंदर, ये कॉमन पर्पस के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आप सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना। ये हिंदी में लिखा हुआ है, संबंध, आपसी प्रभाव, सामान्य उद्देश्य और समन्वयकारी। नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुलेमित नहीं है? स्कूल टॉयलेट, हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट, हेल्पिंग टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीज, स्कूल हेल्थ सर्विस, मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ द स्कूल पर्सनल, हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट, लाइटिंग हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये सही तरीके से सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट के अंतर्गत ना आकर ये SHS के अंतर्गत आता है। SHS मतलब स्कूल हेल्थ सर्विस, ये स्कूल हेल्थ सर्विस का पार्ट है, इसलिए सी को करेक्ट आंसर माना है।
89 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। विद्यालय समुदाय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द बिहेवियर ऑफ द टीचर लीडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स, स्किल्स एंड एक्शंस ऑफ द टीचर लीडर। यह शिक्षक नेता के मूल्यों, गुणों और कौशलों, कार्यों पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक। देखिए, ये जो रिलेशन होता है स्कूल का कम्युनिटी से, ये इस पर डिपेंड करेगा टीचर का बिहेवियर क्या है, उसकी वैल्यू किस प्रकार की है, एट्रीब्यूट्स क्या है, स्किल्स क्या है। तो दोनों ही राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गांधी जी वांटेड मैकेनिकल वर्क एज अ कंपलसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। गांधी जी यांत्रिक कार्य को शिक्षा का अनिवार्य भाग बनाना चाहते थे। बिल्कुल ठीक है। मैकेनिकल की जगह अगर यहाँ पर वोकेशनल लिखा होता तो और ज्यादा सही होता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। बुकिश नॉलेज डेवलप्स प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी एंड वैल्यूज ऑफ अ मैन। किताबी ज्ञान मनुष्य की व्यवहारिक क्षमताओं और मूल्यों का विकास करता है। बिल्कुल गलत। किताबी ज्ञान प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज नहीं कर सकता, और जो आपका व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक क्षमताओं का विकास किताबी ज्ञान नहीं कर सकता। वैल्यूज हाँ कह सकते हैं डेवलप होती हैं कुछ हद तक, लेकिन प्रैक्टिकल कैपेबिलिटीज किताबी ज्ञान से नहीं आती हैं। तो राइट आंसर फिर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कार्य के संदर्भ में सही सुमेलित है। पोटर, मैक्स, क्ले यूटेंसिल्स, फार्मर, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेरी इजी भी आते हैं, जो आपको लगेगा कि अगर आप 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है पीआरटी लेवल का। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। किसान क्या करता है, कृषि कार्य करता है। बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हमें 100 में से 90 क्वेश्चन ही इस प्रकार के मिल जाए तो समझ लो कि पेपर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वाइल प्लानिंग फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन जो इसके बारे में यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो एक ही जगह है जहां पर आपको ये डिटेल में मिलेगा, NIOS, या फिर मेरी जो किताबें हैं वो उनको पढ़ लो या फिर NIOS पढ़ लो, आप वर्क एजुकेशन पूरी तरीके से समझ जाओगे। कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला, प्रोवाइडिंग अ चांस टू अराउज इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक। रुचि जगाने का अवसर प्रदान करना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ये भी ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना। तो ये तीनों ही पॉइंट सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। इन कंसंट्रेशन कैंप्स इन नाजी जर्मनी, फिर वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात आ गई है। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिजनर्स would be sent to the big central camp that were fitted into gas chamber and क्या लिखा है देख लेना क्या लिखा है, ये मुझसे प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है। नाजी जर्मनी में एकाग्रता शिविरों में किस प्रकार के कैदियों को बड़े केंद्रीय शिविरों में एक बार भेजा गया, गैर कक्षों और शमशान से सुसज्जित थे। जो भी है, जो ट्रांसलेट करा गूगल ने वो मैंने यहाँ पे छाप दिया है। तो मैंने जो इसका आइडिया लगाया वो ये था कि भाई जो बीमार थे और कमज़ोर कैदी थे उनको गैस चैम्बर में बंद कर दिया था। जो फिजिकली फिट एंड कैपेबल थे उनको वहाँ से हटा दिया था, उनको अपनी सेना में नाम कर लिया था। ऐसा कुछ था इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ओनली 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन की हमें टेंशन नहीं लेना है। 100 क्वेश्चन आएंगे DSSB में, आपको वहाँ पर 90 पर फोकस करना है। 90 क्वेश्चन पर ऐसा फोकस करना है कि 90 में से आपके लगभग 88, 87 करेक्ट होना ही चाहिए। सिर्फ आप 3 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। ऐसे आप फोकस के साथ करोगे तो एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। आर दोज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी विच आर कंप्लीटेड इन नेचुरल एनवायरनमेंट विथ सम इम्पोर्टेंट स्किल फॉर लर्निंग एक्टिविटी।
वे समन्वित गतिविधियां हैं जो सीखने की गतिविधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल के साथ प्राकृतिक वातावरण में पूरी की जाती हैं। प्राकृतिक वातावरण की बात हो गई और गतिविधि की बात हो गई, तो हमें यदि ये वर्ड मिल जाते हैं एक्टिविटीज एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, तो हमें हमेशा आंसर करना है प्रोजेक्ट वर्क। जो आपका परियोजना होती है उसमें गतिविधि होती है, और जो आपका प्राकृतिक वातावरण है उसमें ये की जाती है, ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडरशिप फंक्शन दैट इज आइडेंटिफाई लिथबुट एंड ड्यूक। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व कार्य है जिसकी पहचान लिथबुट एंड ड्यूक ने की थी? सीधा सीधा एनआईओएस से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशनल एंड इमोरल, आप परिवर्तनकारी और अनैतिक। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ट्रांसफॉर्मेशनल की बात की थी लिथबुट एंड ड्यूक के द्वारा, और अब ये जो चीज़ें हैं हम ट्रांसफॉर्मेशनल देख रहे हैं, लिथबुट एंड ड्यूक देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये देख लीजिए, ये चीज़ है। लिथबुट एंड ड्यूक ने 1999 में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स एज ए लीडरशिप के कुछ एस्पेक्ट्स फाइंड करें, जिसमें इंस्ट्रक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, मोरल, पार्टिसिपेटिव एंड कंटाइनमेंट। तो ये आपके वहाँ पर एस्पेक्ट्स थे। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप रीड कर लेना। बुक हो तो बुक में से, एनआईओएस हो तो एनआईओएस में से, या फिर ये आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। ये हिंदी में है। निर्देशात्मक, रूपांतरात्मक, नैतिक, सहभागी और आकस्मिक। ठीक है, तो इन पहलुओं की बात लिथबुट एंड ड्यूक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 96, कलाज थास इज अ कम्युनिटी इनिशिएटिव सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये किस स्टेट में मनाई जाने वाली एक सामुदायिक पहल है? तो इसके बारे में ये माना जाता है कि राजस्थान और बिहार दोनों में ही मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। किसी प्रकार के सामूहिक अवेयरनेस से जुड़ा हुआ ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज करेक्टली मैच्ड विथ देयर स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ कौन सा सही मैच है? जैसे कि मध्य प्रदेश जन शिक्षा अभियान एक्ट, असम बाल मित्र केंद्र, बिहार शाला प्रवेश उत्सव, गुजरात कमिटीज ऑफ सखी सहयोगिनी आंगनवाड़ी। तो इनमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। राइट, इसमें से सही है आपको फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ तभी आएगा। बाकी किस प्रकार से गलत है तो आप ये देख लीजिएगा। जो बाल मित्र है वे आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और शाला प्रवेश उत्सव जो है वह गुजरात से जुड़ा हुआ है। ये दोनों गलत दे रखे थे, ये आंध्र प्रदेश का था और ये गुजरात का था। फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, एजुकेशन इज द ट्रू सेंस इज। सच्चे अर्थों में शिक्षा क्या है? हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू बी मेच्योर एंड फ्री, बिल्कुल ठीक। व्यक्ति को परिपक्व और स्वतंत्र होने में मदद करता है। टू फ्लोवर ग्रेटली इन लव एंड गुडनेस, प्यार और अच्छाई में खूब फूलना। हाँ, तो ये भी ठीक है, मतलब इसका बात तो वही लिख रही है कि आप अच्छे इंसान बनो। तो दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, थ्रू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन विच प्रोसेस द गोल आर सेट एंड अचीव फॉर द इंस्टीट्यूशन। नियोजन, आयोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण, चार चीजें दे दी। के कार्यों के माध्यम से किसी प्रक्रिया में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित एवं प्राप्त किए जाते हैं। तो ये चीजें किए जाती हैं मैनेजमेंट प्रक्रिया में, प्रबंधन। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है? फर्स्ट है मॉनिटर द लुकिंग ऑफ द स्कूल, विद्यालय की निगरानी करना किया जाता है। टू एम्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियमों में संशोधन करना। अमेंड नहीं करना होता, अमेंड करने का मतलब संशोधन, अमेंडमेंट जो होते हैं वो नहीं करना भाई। विद्यालय प्रबंधन समिति को जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन सही तरीके से हो, इस पर ध्यान रखना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ओनली ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट करे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, अगर लिंक काम ना करे तो आप सर्च करोगे वहां पर
दीपक मीना क्लासेस। तो दीपक मीना क्लासेस सर्च करोगे तब भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइए, कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।